हाँ मैडम करती हूँ। हाँ। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासात् विपर्ययः इति लक्ष्मी तयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पं लगीयसः। इति जय वक्षे, जिनेन्द्र। जय जय। इति इति वक्षे वक्षे तयोर्लक्ष्मा। तयोर्लक्ष्मा। लक्ष्मा। ठीक। जय देखिए, जिनेन्द्र। कल हमने दूसरा परिच्छेद शुरू किया था, है ना? और उसके हाँ अनंतर हमने देखा था कि वह प्रमाण जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक होता है परोक्ष प्रमाण। ये दो प्रकार क्यों किए हैं? क्योंकि इस दो प्रकार में ही सारे प्रकार समाहित हो जाते हैं। जैसे देखो, हम जब जीव के भेद करते हैं, तो जीव के भेद अगर आपको कहो दो करो, तो दो भेद आप कैसे करोगे जिसमें सारे जीव समाहित हो जाएंगे? आप जीव के भेद ऐसे करोगे क्या? एक जीव स्थावर है, एक जीव सिद्ध है, तो फिर पूछेंगे ना कि फिर त्रस जीव कहाँ गए? तो जीव के जब दो भेद किए जाते हैं तो वो किस अपेक्षा से किए जाते हैं? तो एक संसारी और एक सिद्ध, तो ये पूर्ण हुआ, है ना? तो संसारी में स्थावर और त्रस दोनों आ जाएंगे। जब जीव के तीन प्रकार किए जाते हैं तब त्रस, स्थावर और सिद्ध किया जाता है। तो कल हमने देखा कि प्रत्येक जो दर्शन है, उन्होंने प्रमाण के जो भेद किए उसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता थी। जैसे बौद्ध ने दो प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान, तो उन्होंने उसमें स्मृति छोड़ दिया, प्रत्यभिज्ञान छोड़ दिया, जो कि महत्वपूर्ण है प्रमाण के संदर्भ में, है ना? जैसे भट्ट ने 6 प्रकार बताए, पर 6 प्रकार में उन्होंने क्या कर दिया? अभाव को अलग से बता दिया, उपमान को अलग से बता दिया, है ना? तो अभाव को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अभाव तो प्रत्यक्ष का ही विषय है ना? तो इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि प्रमाण तो दो ही प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष जो क्या है, इंद्रिय और आत्मा से होता है। वैसे हाँ तो हेमा जैन मैडम क्लास दर्शन पे बने। वैसे तो जैन दर्शन जो आत्मा से स्पष्ट निर्मल ज्ञान होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहता है ना? जो कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष के रूप में हमें पता है। पर न्याय शास्त्र व्यवहार का अभ्यास करता है, वो व्यवहार को देखता है। इसीलिए प्रत्यक्ष के अंतर्गत जैन न्याय शास्त्र में दो भेद किए, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक, कि साम व्यवहार के अंतर्गत आप जो इंद्रिय और मन के माध्यम से हमें पदार्थों का जो स्पष्ट एक देश स्पष्ट ज्ञान होता है, उसे उन्होंने उपचार से प्रत्यक्ष माना है, क्योंकि न्याय शास्त्र व्यवहार पर कार्य करता है इसलिए। ठीक, तो इस परिच्छेद में, इस दूसरे परिच्छेद में हम प्रमाण के प्रकार और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इसका स्वरूप देखेंगे। इसमें 12 सूत्र है, जिसमें से 3 सूत्र हमने कल देखे थे। तद्विधा, प्रत्यक्षेतर भेदात, कौन सा था? तद्वेधा, प्रत्यक्षेतर भेदात और विशदम प्रत्यक्षम, है ना? ये तो इन 3 सूत्र हमने देखे थे कि वह प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और उसमें तीसरे सूत्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? विशदम प्रत्यक्षम। प्रमाणय तत्वालोक में प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? स्पष्टम प्रत्यक्षम। सेम है, जो स्पष्ट निर्मल ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और कल हमने देखा था अग्नि का दृष्टांत, कि अनुमान से भी अग्नि का ज्ञान होता है, शब्द से भी अग्नि का ज्ञान होता है, और हम आंखों से भी अग्नि देखते हैं। तो आंखों से जो अग्नि देखी जाती है वो स्पष्ट देखी जाती है। इस कारण से आंखों से देखी गई अग्नि, उसे क्या कहा गया है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वो स्पष्ट और निर्मल ज्ञान। अब जो विशद है, विशद का लक्षण हम चौथे सूत्र में करेंगे। क्यों विशद का लक्षण करना पड़ रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक, देखिए चौथा सूत्र क्या है? प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। वैशद्य यानी विशदता, विशदता का
लक्षण यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रतीति अंतर यानी प्रतीत्यांतर के व्यवधान से रहित है, अव्यवधानेन। 3 शब्द है यहाँ पर, प्रतीति अंतरा अव्यवधानेन। प्रतीति यानी दूसरा ज्ञान और अंतर यानी दूसरा ज्ञान, प्रतीत्यांतर यानी दूसरा ज्ञान, और अव्यवधानेन यानी व्यवधान से रहित। जो दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित है, और क्या है, विशेषवत्तया, जो विशेषपने के साथ है, सहित है, ऐसा जो प्रतिभास है वह क्या है, विशदता है। अब ध्यान रखना, शॉर्ट रूप से मैं बताती हूं, विशदता के 3 लक्षण है। क्यों बता रही हूं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है तुल्य ज्ञान का अभाव या तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित। तुल्य ज्ञान किसे कहते हैं, जैसे मति ज्ञान है, मति ज्ञान का तुल्य ज्ञान यानी समान रूप से दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान यह मति ज्ञान का तुल्य ज्ञान है, पर अवग्रह का तुल्य ज्ञान यह नहीं है ना। देखो, जहां पर समान विषय हो सकते हैं या अलग अलग पदार्थों को जाना जा सकता है, वो तुल्य ज्ञान है। स्वतंत्र रूप से पदार्थों का ज्ञान होना, वो तुल्य ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान यह तुल्य ज्ञान है। पर जब हम मति ज्ञान के 4 भेद करते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो इसमें अवग्रह और ईहा ये तुल्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अवग्रह का विषय छोटा है और ईहा का विषय अवग्रह से बड़ा है, या ईहा में और विशेष जाना जाता है, ईहा का विषय स्वतंत्र है। ईहा का जो विषय है वो अवाय का विषय नहीं है। मतलब ईहा में जो ज्ञान जाना जाता है उससे विशेष ज्ञान अवाय में जाना जाता है, और धारणा में तो संस्कार होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए विशदता का लक्षण। पहला है तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित, ठीक, पहला लक्षण। दूसरा है स्वतंत्र रूप से पदार्थों को जानना या ज्ञान को जनरेट करना, और तीसरा है जो विशेषवत्तया, जिसमें विशेषता हो, वो है विशदता। ये कोई बोल रहा है क्या? हाँ, ये विशेषता जिसमें पाई जाए वह है प्रत्यक्ष, वह है स्पष्ट ज्ञान। ठीक, विशेषता के 3 लक्षण देखे आपने। पहला है तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित, है ना, यानी दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित। दूसरा है जो स्वतंत्र रूप से जो विषय को प्रकाशित करता है, जो ज्ञान स्वतंत्र रूप से हो। और तीसरा जो है वह क्या है, विशेषता प्रदान करने वाला हो, जो पहले दूसरे ज्ञान की अपेक्षा जिसमें विशेषता। ये तीनों मिलकर विशद की व्याख्या होती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये आपको विशदता की व्याख्या क्यों की, क्योंकि न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है ना। मति ज्ञान कौन सा है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। अभी आगे आपको यह भी क्लियर होगा कि न्याय ग्रंथों में जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है ये केवल मति ज्ञान को कहा है, वो भी मैं क्लियर करूंगी। अब देखो, मति ज्ञान के 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अब यहाँ पर शंका की गई कि आपने कहा कि दूसरे ज्ञान के व्यवधान से जो रहित हो वो विशद है, और जो विशद होता है वह प्रत्यक्ष होता है, बराबर। अब अवग्रह से ईहा होती है, ईहा से अवाय होता है, अवाय से धारणा होती है। जब तक अवग्रह नहीं होगा तब तक ईहा नहीं होगी, जब तक ईहा नहीं होगी तब तक अवाय नहीं होगा, और जब तक अवाय नहीं होगा तब तक धारणा नहीं होगी। तो इसमें कहा एक दूसरे के ज्ञान का व्यवधान है, यहाँ तो ज्ञान का व्यवधान है, व्यवधान यानी अपेक्षा। ईहा को अवग्रह की अपेक्षा है ना, अवाय को ईहा की अपेक्षा है, और धारणा को अवाय की अपेक्षा है। तो आपने जो विशद की यानी स्पष्ट ज्ञान की व्याख्या की है कि जिसमें दूसरे ज्ञान का व्यवधान ना हो वह स्पष्ट है,
तो आपका मति ज्ञान तो स्पष्ट होगा ही नहीं। ये यहां पर शंका रखी है, इसीलिए आपको वो कहना पड़ा, है ना। आपको समझ में आई उनकी शंका क्या है? तो क्या डिपेंड है कर रहा है, उनकी? अवग्रह हाँ यह जो है अवग्रह पर डिपेंड कर रहा है। हाँ धारणा उससे पहले वाले पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब वो व्यवधान हो गया उनके हिसाब से। हाँ हाँ। तो अब यहां पर बताते हैं कि विशद ज्ञान का अर्थ क्या है? तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित। अवग्रह का देखो, जैन दर्शन में दो प्रकार के उपयोग बताए हैं, एक है दर्शन उपयोग, एक है ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग जो है ये महा सामान्य सत्ता का ज्ञान करता है, अत्यंत सत्ता मात्र का ज्ञान नहीं, अवलोकन करता है ना, वो दर्शन है। और दर्शन के पश्चात जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है ना। वो मति ज्ञान भी भेद से होता है, पहले अवग्रह ही होगा, फिर इहा ही होगी, फिर अवाई ही होगा, फिर धारणा हो। और ये हमेशा होता है, चाहे वह चीज हमें पता हो या नहीं पता हो, है ना। जो हमें परिचित वस्तु होती है उसमें फास्ट प्रोसेस हो जाती है, जो अपरिचित वस्तु होती है उसमें स्लो स्लो प्रोसेस होती है, पर होती यही प्रोसेस। मति ज्ञान के लिए प्रोसेस यही है, पहले दर्शन, दर्शन उपयोग, और उसके बाद अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, है ना। अब इन्होंने ग्रंथकार ने क्या बताया कि दर्शन उपयोग में महासामान्य सत्ता का अनुभव मात्र होता है, अवलोकन मात्र होता है, इसमें कोई आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, है ना। अवग्रह में जैसे सामने दूर कोई मनुष्य खड़ा है, तो अवग्रह में कोई तो मनुष्य है ऐसा ज्ञान होगा। तो मनुष्यत्व का जो एक स्पष्ट ज्ञान है कि कोई तो भी मनुष्य है, जैसे मैंने आपको कहा था कोई तो भी सफेद चीज है, इतनी स्पष्टता वहां पर है दर्शन की अपेक्षा से, है ना। इस कारण अवग्रह में जितना विषय जाना चाहिए, जितने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसकी वहां पर स्पष्टता होती है। जैसे दूर कोई खड़ा मनुष्य है, तो कोई तो भी मनुष्य है, ये जो मनुष्यत्व का गुण है ये अवग्रह में जाना जाता है। फिर इहा में क्या होता है कि यह मनुष्य दाक्षिणी होना चाहिए या उत्तरी होना चाहिए, इसका जो संशय है, उस संशय में यह मनुष्य का जैसे पहराव है वैसे वो दाक्षिणात्य होना चाहिए, वो दक्षिण दिशा का होना चाहिए या दक्षिण क्या भारत का मैडम होना ऐसा चाहिए। बोले तो? मैडम क्या मैडम ऐसा बोले तो? दाक्षिणात्य मतलब ऐसा दाक्षिणात्य यानी समझ लीजिए, मैं आपको पूछ रही हूँ ये साउथ का है या नॉर्थ का है। तो उसकी जैसी यहाँ में क्या होता है, एक और पलड़ा भारी हो जाता है, जो सही है उस और आपका पलड़ा भारी हो जाता है। आप और विस्तार से और सूक्ष्मता से देखते हो और आप कहते हो ये दाक्षिणात्य होना, ये साउथ का होना चाहिए। ये जो स्पष्ट ज्ञान आपको हुआ है उस विषय का, ये इहा है, इहा में यहां तक ही ज्ञान हो सकता है, ठीक। फिर अवाय में निर्णय हो जाता है कि ये साउथ का ही है, कंफर्म है, ये मनुष्य जो है ये साउथ का ही है, ये अवाय है, निर्णय हो गए। और धारणा यानी संस्कार, जिसके आधार पर हमारा स्मृति प्रमाण चलता है ना। अब यहाँ पर ग्रंथकार क्या बताते हैं कि विशदता की हमने जो व्याख्या की कि जो स्पष्ट ज्ञान है वो विशद होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह विशद होता है। तो विशद की व्याख्या हमने क्या की है, विशद के लक्षण क्या बताए हैं, जो जिसमें तुल्य ज्ञान का व्यवधान नहीं हो, जो तुल्य यानी समान। अवग्रह का ज्ञान अलग है, इहा में होने वाला ज्ञान अलग है, अवाय में होने वाला ज्ञान उससे अलग है और उससे विशेष है, और धारणा में भी ज्ञान कैसा है, इन तीनों की अपेक्षा अधिक विशेष है। तो ये चारों भी तुल्य ज्ञान नहीं है, ठीक। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि ज्ञान का व्यवधान, ये ज्ञान का व्यवधान कहाँ आता है, जहां पर पदार्थ बदल जाता है। आप समझ लीजिए, जहां पर पदार्थ बदल जाता है तब ज्ञान का व्यवधान आता है।
अब इसमें एक ही पदार्थ को लेकर क्या हो रही है, स्टेप्स हो रही है। आप एक ही मनुष्य को जान रहे हैं ना मति ज्ञान में, एक ही मनुष्य को लेकर हमें स्टेप वाइज ज्ञान हो रहा है ना। तो इसमें विषयभूत पदार्थ बदला है क्या? नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पर ग्रंथकार ने क्या कहा, वाक्य ध्यान रखना, अवग्रह आदि में द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भेद नहीं है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद है। वापस ध्यान दीजिए, अवग्रह आदि में द्रव्यार्थिक अपेक्षा से भेद नहीं है। आप एक ही द्रव्य को जान रहे हो, आप एक ही पदार्थ को जान रहे हो। वह पदार्थ कौन है? मनुष्य। उस मनुष्य को ही जान रहे हो, तो इसमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। भेद किसकी अपेक्षा से है? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। अवग्रह जितना विषय जान रहा है उसकी अपेक्षा यह अधिक विषय जान रहा है। यह जितना जान रहा है उसकी अपेक्षा अवाय अधिक जान रहा है, और अवाय में जो निर्णय हुआ है उसका संस्कार धारणा में हो रहा है, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तब एक मति ज्ञान होता है। ठीक, तो यहाँ पर विषयभूत पदार्थ बदला नहीं है, इस कारण से इसमें ज्ञान का व्यवधान नहीं है ना। विषयभूत पदार्थ समान है, पहली ये बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो कोई चेंज नहीं है, मतलब द्रव्य के हिसाब से चेंज नहीं, क्योंकि इसमें विशेषता है, क्योंकि विशद का हमने दूसरा लक्षण क्या दिया है, जो विशेषवत्तया है ना, जो विशेष रूप से जानता है। ये धारावाहिक भी नहीं है, ये सेम भी नहीं जान रहा है, लेकिन पदार्थ सेम है। उस सेम पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, विशेष जान रहे हैं, है ना। इस कारण से भी ये क्या है, मति ज्ञान के अवग्रह आदि जो भेद है, इसमें प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मानने में कोई बाधा नहीं है। और इन प्रत्येक पदार्थों का जो विषय है जानने का, वो स्वतंत्र है। अवग्रह मनुष्यत्व को जान रहा है, यह वह दाक्षिणात्य होना चाहिए ये जान रहा है। अवाय वो दक्षिणी मनुष्य है यही जान रहा है, ये निर्णय कर रहा है। और धारणा स्मृति के है ना, वो धारणा सेट हो गई हृदय पटल पर, ये कंफर्म हो गया कि ऐसे ये मनुष्य दक्षिणात्य है, मैंने दक्षिणात्य मनुष्य का निर्णय किया है। तो सबका विषय अलग अलग है। तो विशद के जो हमने 3 लक्षण किए, तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित, वो पहला लक्षण भी घटित होता है। यहाँ पर कोई भी ज्ञान समान नहीं है, तुल्य नहीं है। सबके ज्ञान के जो विषय है वो विशेष है। दूसरी, स्वतंत्र रूप से जो परिणमन करता है, स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान जनरेट होता है, ये स्वतंत्र, इनके सबके विषय स्वतंत्र है। अवग्रह आपको इतना ही विषय कराएगा, यह आपको यही विषय कराएगा, अवाय आपको यही विषय कराएगा, धारणा आपको यही कराएगा। सबका अपना अपना स्वतंत्र है विषय। और तीसरा, विशेषवत्तया, जो विशेष रूप से हो, तो इनमें विशेष रूपता तो होती ही है, चारों तो वैसे भी समान नहीं है, एक दूसरे से विशेष है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, जैसे आप कहिए कि आप अवग्रह इहा अवाय धारणा को आप प्रत्यक्ष नहीं मानते, क्योंकि वो एक दूसरे की अपेक्षा रखे हुए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे वर्तमान का एग्जाम्पल है, हुमायूं थे, बाबर थे, है ना, मुगलों में पहले बाबर आए, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से औरंगजेब, तो क्या ये स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है? हाँ, स्वतंत्र। ये एक दूसरे की अपेक्षा रखे हुए हैं, फिर भी स्वतंत्र तो है। द्रव्य तो अलग है, द्रव्य तो अलग है। यहाँ द्रव्य अलग है, लेकिन उदाहरण ये दिया है कि अवग्रह भी देखो, अवग्रह ज्ञान भी अलग है। आप अवग्रह इहा अवाय धारणा को सेम नहीं बता सकते, बस उसमें पदार्थ सेम जाना जा रहा है, पर ये है अलग अलग। अगर इन्हें आप अलग अलग मानोगे तभी आप 5 ज्ञान को अलग अलग मान सकते हो। अगर अवग्रह इहा अवाय धारणा को आप एक ही मानोगे तो आप 5 ज्ञानों को अलग अलग नहीं मान सकते,
फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी एक हो जाएगा, श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान भी एक हो जाएगा, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान भी एक हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये भले ही एक ही पदार्थ को जान रहे हैं, पर फिर भी ये अलग अलग अपना स्वतंत्र विषय जनरेट कर रहे हैं, है ना। इनका अपना अपना विषय है। तो यहाँ पर इनको बताना है कि विशदता के जो 3 लक्षण हैं, ये तीनों लक्षण अवग्रह आदि पर घटित होते हैं, इस कारण से मति ज्ञान भी विशद है। और मति ज्ञान में होने वाले जो अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा है, ये चारों भी कैसे है? विशद है, एक देश को स्पष्ट जानते हैं। ठीक, अब ये क्लियर हुआ कि मति ज्ञान भी क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब बात आती है श्रुत ज्ञान की। एक देश क्यों जानते हैं? हम सब पूरा जानते हैं, एक देश को क्यों जानते हैं? हम एक देश को ही जानते हैं मति ज्ञान से, क्योंकि इंद्रियों और पदार्थों की मर्यादा है, इंद्रियों की मर्यादा है। ये भी आपको मैं क्लियर करूंगी, ये भी आगे आएगा, क्योंकि आगे साम व्यवहारिक की ही व्याख्या है। और फिर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को फिर पारमार्थिक में क्यों लिया, मुख्य प्रत्यक्ष में क्यों लिया, ये भी बताऊंगी, क्योंकि वो भी एक देश से जानते हैं, ऐसा आगे प्रश्न आएगा वो भी प्रश्न। अब देखिए, अब बात रही श्रुत ज्ञान की। अभी आज तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक कि न्याय ग्रंथों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर लिया है। अब कौन से श्रुत ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंदर लिया है, इसका विवेचन चलेगा। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, ये सुना है आपने जी। तो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान ये समान तुल्य ज्ञान वाले। तो श्रुत ज्ञान में तो मति ज्ञान का व्यवधान आ जाता है, क्योंकि जब तक मति ज्ञान नहीं होगा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तुल्य है, ये जाना आपने, समान है ना इनका। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तुल्य होने से श्रुत ज्ञान भी क्या होता है? मति ज्ञान का व्यवधान आता है। इस कारण श्रुत ज्ञान को आप स्पष्ट नहीं कह सकते, इसलिए जो सामान्य श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है। अब श्रुत ज्ञान के मैं भेद करूंगी। श्रुत ज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वार्थ और एक होता है परार्थ। श्रुत ज्ञान के 2 भेद कौन से हैं? स्वार्थ और परार्थ। अब जो परार्थ श्रुत ज्ञान है वह शब्दात्मक होता है। परार्थ श्रुत ज्ञान शब्दात्मक होता है, इसीलिए परार्थ श्रुत ज्ञान परोक्ष ही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान रखना। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कौन सा श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष किया है? जो स्वार्थ श्रुत ज्ञान है उसे कथनचित प्रत्यक्ष कहा है। ये स्वार्थ परार्थ क्लियर नहीं हुआ मैडम। हाँ, स्वार्थ यानी जो भाव श्रुत ज्ञान है। भाव श्रुत ज्ञान यानी क्या? अगर कोई मुनिराज है, अब समझिए, कोई मुनिराज है, वे मुनिराज ध्यान में है, उस समय उनके इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले विकल्पों का, रागादि विकल्पों का अभाव है। उस समय जो उनका शुद्धात्मा का संवेदन होता है, ध्यान रखना, मुनिराज है, मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, ठीक, ध्यान में बैठे हुए वे शुद्धात्मा का संवेदन कर रहे हैं। तो उस समय उनके इंद्रिय और मन से जो होने वाले विकल्प है उनका अभाव है या नहीं? है ना, वो शुद्धात्मा का संवेदन कर रहे हैं। अब ये शुद्धात्मा का संवेदन भी तो श्रुत ज्ञान है, पर यहाँ पर मति ज्ञान का कोई कार्य हो रहा है क्या? इंद्रिय और मन कार्य कर रहा है क्या? उनके विकल्प कार्य कर रहे हैं क्या? नहीं, वो है स्वार्थ श्रुत ज्ञान, उसे ही निश्चय भाव श्रुत ज्ञान कहा है। तो वो स्वार्थ श्रुत ज्ञान जो है वो कथनचित प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें मति ज्ञान का व्यवधान नहीं है, वो श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष में लिया है। ठीक, जो मुनिराजों का, मैं वापस बता रही, जो मुनिराजों का ध्यान की अवस्था में
शुद्धात्मा का संवेदन होता है। शुद्धात्मा का संवेदन किसके कारण से हो सकता है? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण, है ना। उस समय उनका शुद्धात्मा का जो संवेदन हो रहा है उसमें बाह्य इंद्रिया जो है, इंद्रिया और मन, ये दोनों भी क्या नहीं कर रहे हैं? विकल्पात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। उनसे उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकल्प है वहां पर उनका अभाव है, वो शुद्ध प्रयोग में है और शुद्धात्मा का संवेदन कर रहे हैं। किसके आधार पर? स्वार्थ श्रुत ज्ञान के आधार पर। इसे ही भाव श्रुत ज्ञान कहा है। और द्रव्य संग्रह में बताया है कि भाव श्रुत ज्ञान जो है वो कथनचित प्रत्यक्ष है और कथनचित परोक्ष है ना। इस कारण से श्रुत ज्ञान जो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया है वहां पर श्रुत ज्ञान कौन सा लिया है? भाव श्रुत ज्ञान। और जो परार्थ श्रुत ज्ञान होता है, परार्थ यानी दूसरों से होने वाला हमारा श्रुत ज्ञान, वो कैसा होता है? शब्दात्मक होता है। परार्थ श्रुत ज्ञान कैसा होता है? शब्दात्मक होता है। एक तो आप जिनवाणी को पढ़ोगे या फिर आप मुनियों के द्वारा सुनोगे या फिर आप किसी के आकार आदि जो है उनके माध्यम से आपको ज्ञान होगा, तो ये सब शब्दात्मक में आता है। तो परार्थ श्रुत ज्ञान हमेशा शब्दात्मक होता है और शब्दात्मक होने के कारण वो परोक्ष ही होता है। उसमें तो इंद्रिय और मन, इनका क्या होता है? व्यवधान आता ही है ना। जब मुनिराज आपको श्रुत ज्ञान सुना रहे हैं, जिनवाणी सुना रहे हैं, तो आपका कान और मन भी तो वहां लग रहा है, तो वहां पर मति ज्ञान का व्यवधान होता है, मति ज्ञान की आवश्यकता, अपेक्षा होती है। इस कारण से जो परार्थ श्रुत ज्ञान है वह कैसा है? परोक्ष है। और जो भाव श्रुत ज्ञान यानी स्वार्थ श्रुत ज्ञान है वह कथनचित प्रत्यक्ष है। ठीक, ये क्लियर हुआ? हाँ, तो अभी इस गाथा में, इस सूत्र में वैशद्य का जो लक्षण किया है वह किसके आधार पर किया है? तो तुल्य जो दूसरा ज्ञान है उसके व्यवधान से रहित, जो नया स्वतंत्र विषय बताता हो और जो विशेष पने से सहित हो, वह विशदता होती है। इस कारण से चार ज्ञान, अंतिम तीन ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि ये जितने भी विषय को जानते हैं ये स्पष्ट ही जानते हैं, है ना। इनका ज्ञान निर्मल ही होता है और ये इन दोनों में दूसरा ज्ञान का व्यवधान नहीं है। क्या अवधि ज्ञान में मन पर्याय ज्ञान का व्यवधान है क्या? जब किसी देवता को अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जानते हैं तो क्या वो वहां पर इंद्रियों का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, मतलब वहां पर मति ज्ञान का व्यवधान नहीं है। वहां वो श्रुत ज्ञान का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं, तो वहां पर श्रुत ज्ञान का भी व्यवधान नहीं है। और मन पर्याय ज्ञान तो देवों को होता ही नहीं, तो वो अवधि ज्ञान विशद है क्योंकि उसमें दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ना। फिर मन पर्याय ज्ञान भी विशद क्यों है? क्योंकि मन पर्याय ज्ञान में भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जब मन पर्याय ज्ञान कार्य करेगा तो वो स्वतंत्र रूप से पदार्थों को जानेगा, इसीलिए मन पर्याय ज्ञान भी विशद है। ठीक, और केवल ज्ञान तो विशद ही है क्योंकि केवल ज्ञान को तो वो असहाय होता है, वो तो जब होता है अकेला ही होता है ना। मैम अकेला अगर कोई पूछता है कि शुद्ध ज्ञान क्या है तो हम क्या बताएंगे फिर? ये शुद्ध तो ज्ञान कथनचित प्रत्यक्ष है, कथनचित परोक्ष है। कथनचित प्रत्यक्ष किस अपेक्षा से? भाव श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से। जब मुनिराज शुद्धात्मा का संवेदन करते हैं उस समय उनके इंद्रिया और मन, इनसे होने वाले रागादि विकल्पों का अभाव होता है। इस कारण वहां पर मति ज्ञान क्या नहीं होता है? व्यवधान नहीं करता है। निर्विकल्प अवस्था में प्रत्यक्ष है, मतलब निर्विकल्प अवस्था नहीं है उनके अभी भी, पर वहां पर विकल्प आदि जो है, इंद्रियों और मन से होने वाले विकल्पों का अभाव है क्योंकि शुद्धात्मा का संवेदन चल रहा है। निर्विकल्प अवस्था हम सीधा केवल ज्ञान को मानते हैं, है ना। यहाँ पर विकल्प नहीं है पर अभी तक पूरी तरह से वो
मतलब आगे उनके चांसेस है विकल्प में जाने के, तो जिनके शुद्ध आगे चांसेस है हाँ मैडम शुभ प्रयोग में आने के। शुद्ध उपयोग को भी तो निर्विकल्प मानते हैं। शुद्ध पर वो देखो एक देश जब तक वो शुद्ध प्रयोग में है तब तक है। हाँ, तभी तक सिद्धांत कैसे होते हैं, जब शुद्ध प्रयोग जब तक निरंतर चलेगा, जब तक वे शुद्ध प्रयोग में है तब तक वे विकल्प से रहित है, लेकिन वहां से नीचे गिरने के चांसेस है। करेक्ट है ना, इसीलिए उसे पूर्ण निर्विकल्प नहीं कहा जाता। पूर्ण निर्विकल्प केवल ज्ञान को कहा जाता है, क्योंकि वहां से वापस विकल्प में आने का कोई चांस नहीं। हाँ, प्रतिपाती अप्रतिपाती हो जाता, वो अप्रतिपाती है ना। हाँ, तो यहाँ पर बस मति ज्ञान को लेकर शंका थी कि मति ज्ञान को आप किस प्रकार विशदता के रूप में जानते हैं, क्यों आप विशद बताते हैं, क्योंकि अवग्रह यह अवय धारणा को तो एक दूसरे की अपेक्षा रहती। तो यहाँ पर बताया कि तुल्य ज्ञान का व्यवधान है, तुल्य ज्ञान के व्यवधान से रहित है, इस कारण अवग्रह यह अवय धारणा ये क्या है, ये भी प्रत्यक्ष है। और एक बात उन्होंने कहा, अगर एक पदार्थ को जानते हैं तो ये तो अभिन्न हुए, ये तो भिन्न भिन्न हुए ही नहीं। तो इसे लेकर 3 हेतु आचार्य ने दिए हैं कि अवग्रह इहा अवय और धारणा ये तीनों ये चारों भी जो है ये भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न भिन्न है, आप कैसे बताओगे ये भिन्न भिन्न है? अगर आपको प्रश्न किया कि अवग्रह इहा अवय और धारणा ये सेम है या भिन्न भिन्न है, तो आप क्या बताओगे? पर्याय की दृष्टि से भिन्न, द्रव्य की दृष्टि से सेम। तो उसके लिए आप हेतु कैसे दोगे? हाँ, आपने बता दिया पर्याय की दृष्टि से भिन्न है, पर उन्होंने सामने से कहा कि ये तो एक ही पदार्थ को प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप इन्हें भिन्न भिन्न क्यों मानते हैं? तो आप भिन्न भिन्न कैसे है आप बताओ, तो आप क्या करोगे, क्या बताओगे? अलग अलग ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ज्ञान के स्वरूप में चेंज आ रहा है। करेक्ट। तो जो 3 हेतु दिए ना उसमें ये एक हेतु है जो आपने बताया कि वो नई नई पर्याय को प्रकट करते हैं, है ना, ये एक हुआ। ठीक, अब दूसरा जो है भिन्न भिन्न है, ये ग्रंथकार ने बताया कि कभी ये भिन्न भिन्न क्यों है, तो कभी दर्शन उपयोग होता है तो अवग्रह आदि नहीं होता, कभी दर्शन और अवग्रह होता है पर ईहा आदि नहीं होता, कभी कभी दर्शन अवग्रह ईहा होता है पर अवय नहीं हो पाता। अगर ये अभिन्न होते तो सब साथ में होते, है ना, अगर ये एक ही होते तो सब हो जाते, एक साथ हो जाते। हाँ, पर ये अगर कभी कभी बस दर्शन होता है, कभी कभी दर्शन और अवग्रह होता है, कभी कभी दर्शन अवग्रह और ईहा होता है, पर अवय तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब इतना आप में हमें ये भेद दिखता है, इसका मतलब ये भिन्न भिन्न है। उसके बाद उन्होंने और एक बताया कि ये क्रम से ही होते हैं, ध्यान रखना, दर्शन के बाद अवग्रह ही होगा, अवग्रह के बाद ईहा ही होगी, ईहा के बाद अवय ही होगा। जो क्रम से होता है वो भिन्न होता है, क्योंकि जो भिन्न नहीं होता वो क्रम से भी नहीं होता, वो साथ होता है ना। तो ये क्रम से होते हैं। तो उन्होंने कहा हम कैसे माने ये क्रम से होता है, क्योंकि ये तो इतना कम समय में हो जाता है। तो वहां पर दृष्टांत दिया, जैसे कमल के 100 पत्ते हैं या 1000 पत्ते हैं, समझो कमल के 1000 पत्ते हैं, या आपने एक के ऊपर एक रखे और एकदम तीक्ष्ण भाला आपने लिया और एक क्षण में क्या कर दिया आपने, 1000 के 1000 पत्तों को छेद दिया। तो ये सारे 1000 पत्ते एक साथ छेदे गए या एक के बाद एक छेदे गए? एक के बाद एक, कुछ समय का डिफरेंस। एक सेकंड में आपने छेद दिया, लेकिन छेदते समय वो एक के बाद एक ही छेदे गए, पहले के बाद ही दूसरा छेदा गया, दूसरे के बाद ही तीसरा छेदा गया। ये क्रम से ही हुआ। ऐसा हुआ क्या कि पहले 1000वां छेदा गया फिर पहला छेदा गया? नहीं नहीं। तो जो एक के बाद होता है क्रम से होता है, उसी क्रम से जो छेदा गया है, इस कारण से आप कहते हो कि कमल के पत्ते 1000 अलग है और अलग अलग छेदे गए। वैसे ही इनका भले ही क्रम हमें समझ में ना आए, इतना सूक्ष्म समय में वो सब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्रम से ही होते हैं। पहले दर्शन ही होता है, फिर अवग्रह ही होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवय और फिर धारणा। तो ये क्रम से होने के कारण भी भिन्न है।
और भिन्न है, इसीलिए इन सबके विषय अलग अलग है, ये स्वतंत्र है, और इसीलिए साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद है। क्या रखे हैं मैडम जी? साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद है। कौन से 4 भेद है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। क्या क्या संभाले के? अच्छा, साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के आप न्याय दीपिका पढ़ना, प्रमाण तत्वालोक पढ़ना, उसमें साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेदों का वर्णन किया है। साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। आप इसे एक नहीं कह सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति ज्ञान को ही प्रमुखता से पकड़ा है। ठीक, अब साम्यव्यवहारिक, अब मति ज्ञान को ही प्रमुखता से पकड़ा है ना। अब साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा देखिए। ये क्लियर हुआ कि साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मुख्यतः किसे पकड़ा गया है? मति ज्ञान को ही, है ना। अब उसकी व्याख्या देखिए अगले सूत्र में। इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यव्यवहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय किसे कहते हैं? मन को। बराबर। इंद्रिया कितनी है? 5। इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से मन और इंद्रिया और मन के निमित्त से देशतः, एक देश, साम्यव्यवहारिकम, साम्यव्यवहारिक है। इसमें 2 शब्द आपको ऐड करना है। देशतः के बाद विशद और साम्यव्यवहारिकम के बाद प्रत्यक्ष। सूत्रों की विशेषता होती है कि उसमें साम्यव्यवहारिक कह दिया तो आप समझ जाओगे कि यह साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात चल रही है ना। और अभी हमने विशद की व्याख्या की कि स्पष्ट ज्ञान होता है मति ज्ञान, इसीलिए देशतः विशद, जो देशतः स्पष्ट हो, है ना। अब देखिए इसकी व्याख्या। इंद्रिय और मन के निमित्त से एक देश विशद साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक, तो साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम क्या होगा? मति ज्ञान। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना आपने। मति ज्ञान की व्याख्या करते हुए क्या कहा है? जो मन और इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है ना। अब देखो, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को, स्पष्ट ज्ञान को साम्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम्यव्यवहारिक का शब्दशः अर्थ क्या होगा? साम यानी समीचीन और व्यवहार, समीचीन जो व्यवहार है, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो समीचीन व्यवहार है, उसे साम व्यवहार कहा जाता है ना। अब ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसा होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। ठीक, इसमें कोई शंका है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कोई शंका है? व्यवहार वर्ड क्यों आया मैम यहाँ पे? व्यवहार वर्ड क्यों आया? व्यवहार से क्या मतलब है? व्यवहार के लिए इसे प्रत्यक्ष कहा है ना। देखिए, जैन दर्शन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं मानता। वे आद्य परोक्षम, पहले 2 परोक्ष है ऐसा बताता है, यानी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष है। लेकिन न्याय शास्त्र ये व्यवहार की बात करता है। वो कहता है कि व्यवहार में जो पदार्थ दिख रहे हैं, व्यवहार में जो हम जी रहे हैं, हमें स्पष्ट ज्ञान होता है। मैं तो बोलती हूँ ना कि मैंने मेरे आंखों से देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो उस समय आप कैसे बताओगे? अब आत्मा के प्रत्यक्ष को तो न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र मानता नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल जैन दर्शन ही मानता है। ध्यान रखना, ये सारे दर्शन व्यवहार को लेकर ही चर्चा करते हैं। अब उनको दिखाने के लिए या उनके साथ बताने के लिए जब यहाँ पर खंडन मंडन चलता है, तब उपचार से मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा। व्यवहार के लिए समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो व्यवहार होता है, उसकी अपेक्षा से देखो तो मति ज्ञान प्रत्यक्ष है। और ये समीचीन जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार है, इसे ही यहाँ पर क्या कहा गया है? साम व्यवहारिक।
व्यवहार से, यानी हम उपचार से इसे प्रत्यक्ष कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहार उसके बगैर नहीं चलेगा, इसीलिए ये साम व्यवहारिक है ना। ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया, प्रश्न क्या किया कि आप कहते हैं कि जो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से जो देशतः ज्ञान है, देशतः स्पष्ट ज्ञान जो है, उसे आप सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हो, बराबर। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष आप किसे कह रहे हो? जो देशतः आंशिक रूप से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो आंशिक रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी है। वो कौन से सकल प्रत्यक्ष है? वो भी तो विकल्प प्रत्यक्ष ही है। हाँ मैडम। तो फिर आपने उनको भी तो सामव्यवहारिक ही कहना चाहिए। जो पूर्ण है, स्पष्ट है, सकल है, उसे आप मुख्य प्रत्यक्ष कहिए। फिर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को वो भी देशतः ही क्या है, स्पष्ट करते हैं विषयों को। हाँ मैडम। तो फिर आपने उन्हें पारमार्थिक प्रत्यक्ष में क्यों लिया, मुख्य प्रत्यक्ष में क्यों लिया? आपको पता है अवधि ज्ञान की व्याख्या क्या है? आंशिक रूप में वो रूपी पदार्थ को जानता है मैडम, अवधि ज्ञान में किसी के मन। हाँ, जो मर्यादित स्थान है ना, मर्यादा लिए हुए है, आंशिक रूप में रूपी पदार्थ को जानता है। तो ये कहाँ पूर्ण है? ये भी तो विकल्प ही है। हाँ, विकल्प ज्ञान ही है। तो फिर आपने मुख्य प्रत्यक्ष में इसे क्यों रखा? मन पर्याय ज्ञान भी तो अनैद्वीप में रहे हुए जो संगी जीव है, उनके ही मन के पर्यायगत विषयों को जानता है, वो भी तो विकल्प ही हुआ। वो भी लिमिटेड। प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान एक ही सकल ज्ञान है। तो फिर बताइए बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। काम ही नहीं था उन लोगों को, क्लास लगता है। आत्मा के माध्यम से मुख्य प्रत्यक्ष में तो लिया है ना उनको, तो क्यों लिया? तो वहाँ मन और इंद्रियों से काम नहीं ले रहे ना, बस बेसिकली अंतर तो यही है। आत्मा से ले रहे हैं। आत्मा से ले रहे हैं। और पर यहाँ पर देशतः का प्रचल, वहां पर भी तो कम ही नॉलेज हो रहा है आपको। हो तो रहा है, लेकिन मन और इंद्रियां तो नहीं काम में ले रहे ना। हम तो डिफाइन ये कहते हैं जो मन इंद्रियों से काम लिया जाता है। ये मन इंद्रिय और आत्मा का जो भेद है, ये मात्र जैन दर्शन में चलता है। ये तो इंद्रियों और मन को ही मुख्य करते हैं। तो फिर मैम कैसे हो सकता है? मैं गलत ज्ञान नहीं होगा, हम सही ज्ञान ही होगा मैम। अच्छा, तो ये सम्यक ज्ञान प्रमाण है, ये भी जैन दर्शन ही बताता है। नहीं, अवधि ज्ञान भी तो गलत हो सकता है, अवधि ज्ञान भी गलत हो सकता है। यहाँ पर अवधि ज्ञान को ही लिया है ना हमने, विभंग ज्ञान तो हम वैसे भी प्रमाण में नहीं मानते। देखो, अवधि ज्ञान का विषय क्या है आप समझिए। अवधि ज्ञान आंशिक रूप से नहीं जानता। अवधि ज्ञान मर्यादित स्थान में रहे हुए जो रूपी पदार्थों है उनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष देखता है। उन रूपी, जितना उसका स्थान है वहां के सभी रूपी पदार्थों को देखता है। मन पर्याय ज्ञान का जितना उसका विषय छोटा है, पर विषय जितना भी छोटा हो, जितना उनका विषय है उसको भी वो पूर्ण प्रत्यक्ष देखते हैं आत्मा से। उनको विकल्प क्यों कहा है? क्योंकि उनका विषय ये सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय नहीं है, इसीलिए उनको विकल्प कहा है। विकल्प इसलिए नहीं कहा कि उनका ज्ञान अस्पष्ट है और वहां पर भी वो देशतः ही देखते हैं, इसलिए उनको विकल्प नहीं कहा है। विकल्प उनको इसलिए कहा है क्योंकि वो सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय को नहीं देखते, है ना। अवधि ज्ञान मर्यादित स्थान में रहे हुए सभी रूपी पदार्थों को देखता है। उसका स्थान मर्यादित है, लेकिन उसका जितना भी विषय है वो पूर्ण है और स्पष्ट है। तो फिर अवधि ज्ञान, फिर कुअवधि ज्ञान कैसे हो जाएगा मैडम? अगर अवधि ज्ञान हर समय विभंग ज्ञान क्या होता है आप समझिए। जैसे मुझे आज ज्ञान हुआ, समझो अवधि ज्ञान हुआ, और मुझे अवधि ज्ञान 500 योजन तक का ही हुआ, और मैंने जान लिया 500 योजन तक ही पृथ्वी है, 500 योजन तक जो पदार्थ है उतने ही पदार्थ है। मेरा लिमिटेशन है, मैंने उसके लिए पूरे लोक का लिमिटेशन कर दिया, ये विभंग है ना।
विभंग में जितना मुझे दिखता है मैं उसे ही सर्व मान लेती हूँ और मेरे ही ज्ञान को मैं सर्व मान लेती हूँ, ये विभंग होता है। अवधि ज्ञान क्या करता है? अवधि ज्ञान को आप समझिए, यहाँ पर मति ज्ञान और अवधि ज्ञान में भेद समझिए। मति ज्ञान देशतः ही जानता है क्योंकि वो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, इसीलिए वो आंशिक रूप से ही जानेगा। अब मेरे सामने बॉटल है, मैं बॉटल के सभी पर्यायों को, सभी चीजों को, उसके जितने भी पर्याय सबको नहीं जान सकती, क्योंकि इंद्रिया और मन की एक लिमिटेशन होती है ना। और मैं सारे के सारे, मेरे सामने जितने भी पदार्थ है, सभी के सभी पदार्थों को मैं जान नहीं पाती हूँ। कभी कभी तो मेरे सामने पदार्थ होता है, तब भी मेरा अगर वहां पर ध्यान ना हो तो वो मुझे समझ में नहीं आता, है ना। आप रोड से आ रहे हैं, रोड से आपको हजारों चीजें दिख रही है, लेकिन आपका वहां पर ध्यान नहीं है, उपयोग नहीं है, तो वो चीजें दिखने के बाद भी, इंद्रियों से दिखने के बाद भी आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ, है ना। तो इस अपेक्षा से इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान है वो देशतः आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है। पर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान वो भले ही छोटे एरिया को प्रकाशित करता है, लेकिन जितना भी करता है स्पष्ट और पूर्ण करता है ना। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जानेगा, लेकिन वो स्पष्ट पूरी तरह से और पूर्ण जितना भी उसका एरिया है उसे जानेगा। और मन पर्याय ज्ञान का भी जितना एरिया है उतना स्पष्ट है, इस अपेक्षा से उनको विकल कहा है। वो देशतः नहीं देखते, उनका ज्ञान। यहाँ प्रश्न ये आ रहा है कि अगर आप कह रही हैं कि प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान वाला भी प्रत्यक्ष जानता है, तो फिर वो अवधि ज्ञान गलत कुअवधि कैसे हो सकता है? अगर वो प्रत्यक्ष देख रहा है और आप उसको सही मान नहीं है और आत्मा के जरिए देख रहा है, तो कुअवधि कैसे हो जाता है? देखो अभी मैं आपको उसका उदाहरण देती हूँ। जैसे शिवराज ऋषि है, अभी मुझे बताइए, हाँ, शिवराज नाम के ऋषि थे, उनको अवधि ज्ञान हुआ 7 द्वीप और 7 समुद्र तक का। ठीक है, उन्होंने उतने समुद्र द्वीप एकदम प्रत्यक्ष देख लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको आत्मा से हो रहा है। और आत्मा से वे क्या नहीं जानते हैं? गलत नहीं जानते, है ना। आत्मा से वे देख रहे हैं 7 द्वीप और 7 समुद्र, यहाँ तक का उनका रूपी पदार्थ उनको दिख रहे हैं, स्पष्ट है। अब इसके आगे उनका अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान क्यों बना? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया पूरे जगत में 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है, लिमिट कर लिया आपने। हाँ, क्योंकि उनका लिमिटेशन था तो उन्होंने लिमिट कर दिया, तब उनका अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान बन गया। ओहो, अच्छा अच्छा। लेकिन 7 द्वीप का जितना देख रहे थे वो स्पष्ट था, वो प्रत्यक्ष था, स्पष्ट था, उसके बाहर का उसको मालूम नहीं था। क्योंकि आपका क्षयोपशम कम है, इसकी अपेक्षा से आपको 7 द्वीप और समुद्र ही दिख रहे हैं, तो आपने आपके आधार से जान लिया इतना ही जग है, इतना ही लोक है। इसलिए आपने देखा है ना, बहुत सारे इसमें चलता है कि 7 समुद्र ही है, 7 द्वीप ही है ना। ये इसके आधार से ही चलता है। आप बोलते हैं ना 7 समुंदर पार, क्योंकि यही तक लोक है। तो अपने मर्यादित ज्ञान को उन्होंने पूरा मान लिया, जी जी जी, इसलिए वो अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान बना, है ना। हाँ, पर अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये दोनों भी जिन जिन पदार्थों को प्रकाशित करते हैं वो आत्मा से देखने के कारण जैसा वो पदार्थ होता है वैसा ही देख पाते हैं, इसमें कोई भेद नहीं, है ना। और वो सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय को नहीं जान पाते हैं, इस कारण वे विकल है। वे देशतः जानते हैं इसलिए विकल नहीं है। पहली बार क्लियर हुआ मैडम, ये जो कुअवधि ज्ञान क्या होता है, आज पहली बार क्लियर हुआ ये चीज। बहुत सारी चीजें आपकी वजह से मेरे लिए अभी क्लियर हो रही है। अनिल सर तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते थे, कभी भी समझाया तो भी बार बार ही पूछते थे। नहीं, सही बात है ना, उसकी वजह से हमारा उपयोग लगता है, और ये आपके लॉजिक की वजह से मेरे बहुत विषय क्लियर हो रहे हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं है जी, है ना। क्योंकि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है, मति ज्ञान को उसमें क्यों लिया, श्रुत ज्ञान को देखो, आज तक हमने बहुत बार सुना कि श्रुत ज्ञान हमेशा मति पूर्वक होता है। हाँ मैडम, और श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है इसलिए वो स्पष्ट नहीं है, उसे विशद ज्ञान में और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में मुख्य रूप से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मति पूर्वक होता है। मतलब हमारे आचार्यों ने कितना गहरा अभ्यास किया होगा, आप सोचिए,
कितना गहन अभ्यास होगा कि इतने एक एक चीज वो बताते हैं कि अवधि ज्ञान क्यों विकल है, वो क्यों देशतः हमें नहीं लिया, मन पर्याय ज्ञान क्यों विकल है ना, उनका अभ्यास कितना गहरा हो। ठीक, चलो ये बाकी का विषय हम कल क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज हेवी हो गया है थोड़ा। वैसे तो न्याय का विषय हेवी ही है, हाँ मैडम, क्योंकि वो लेकिन न्याय अच्छा है। इंटरेस्टिंग है मैडम, लेकिन हाँ, पर इसमें क्लियरिटी इंटरेस्टिंग। आती है अगर थोड़ा सा हाँ। ध्यान दो ना, तो बहुत मजा भी बहुत आता है इसमें, हाँ मैडम, हाँ। है ना। चलो इतने तक के सूत्र आप जितने हो सके उतने याद करके रख लेना। कल हम ये संव्यवहारिक को लेकर आगे चर्चा करेंगे। अब अर्थ और पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं है, वो आएगा। इसके 12 सूत्र ही है, फिर हम परोक्ष प्रमाण में जाएंगे, फिर और आनंद आएगा। मैडम इसमें कितना सूत्र हमें बाय हार्ट करना है? नहीं, मैं कुछ कुछ बताऊंगी जो आसान आसान वाले हैं ना, मैं आपको हाँ। पहला और दूसरा तो लगभग आप कर ही लेना, क्योंकि पहले और दूसरे परिच्छेद में कुल मिलाकर 25 ही सूत्र हैं। हाँ मैडम, पहले का तो 13 बोल लिया आपने, फिर और इसमें 12 दूसरे है, चैप्टर। हाँ, दूसरे में 12 है। दूसरे चैप्टर का भी आप बाय हार्ट करना पड़ता है मैडम? हाँ, दोनों मिलकर 25 हो जाएंगे ना कंठस्थ, एक ग्रंथ हाँ। कंठस्थ हो जाएगा आपका। ओ मुश्किल है मैडम। तो इसमें पहला जो चैप्टर का आसान तो आसान मैं, वाले हैं, हाँ पहले चैप्टर को का तो मैं कोशिश कर रहा, 7 8 आता है पहले चैप्टर का। हाँ ये दूसरे का भी करना मुश्किल है। ठीक है नहीं, मैडम, तो दूसरे के तो पहले कोशिश 3 4 को